नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट से जूझ रहा है और इसी बीच यहाँ पर फैसला लिया गया है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कि जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, जितने भी मंत्री यहाँ पर हैं विधानसभा में, सभी को 2 महीने का जो वेतन है वो नहीं प्रदान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री का कहना है कि जब तक हिमाचल प्रदेश की ये हालात ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक हम यहाँ पर सैलरी खुद नहीं लेंगे। अब इस चीज़ को डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में क्यों आई। भारत का ये काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य भी हो जाता है, भारत के लिए इम्पोर्टेंट बहुत है स्ट्रेटजिकली यदि देखा जाए तो। और क्या यहाँ पर जो बजट इनके लिए आवंटित होता है, जो हिमाचल प्रदेश को बजट दिया जाता है प्रतिवर्ष, वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो अपने यहाँ की जो राज्य सरकार है उसको चला सकें या अपने यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन दे सकें या फिर पेंशन दे सकें। यहाँ पर मेन रीज़न जो बताया जा रहा है कि हम लोग घाटे में चल रहे हैं या फिर हमारे यहाँ वित्तीय संकट है, वो रीज़न ये है कि हमारे पास प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो 1 लाख से ऊपर पहुँच चुका है। साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो इस वजह से राज्य के पास पैसा नहीं बच पा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, मैं अवश्य जानना चाहती हूँ कि इस तरीके की जो ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम लिया जाता है बार बार कि इस वजह से हमारे यहाँ पर पैसा नहीं बच रहा है, कर्मचारियों को ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो क्या करना चाहिए सरकार को। जैसे स्कीम बहुत जगह पर ख़त्म हो चुकी है ओल्ड पेंशन स्कीम, कुछ जगह पर अभी भी है, कुछ जगह पर दोबारा लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन वो तो तभी आपको मिलेगी ना जब सरकार के पास पैसा होगा। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो आपको क्या देंगे। तो इसी पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, कैसे सैलरी दी जाती है मंत्रियों की, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक एक पॉइंट को डिटेल में हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश सीएम मिनिस्टर्स टू डिफर ड्रॉइंग पे फॉर 2 months। सुखू सेज स्टेट्स फाइनेंशियल सिचुएशन ग्रिम। हिमाचल प्रदेश के सभी मंत्री अगले 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे क्योंकि राज्य क्या है, क्राइसिस से जूझ रहा है। राज्य के सभी मंत्री, मुख्य जो संसदीय सचिव हैं और कैबिनेट स्तर के सदस्य हैं, सभी को 2 महीने तक यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि वित्तीय संकट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। कैबिनेट के सभी सदस्यों ने फैसला लिया है कि जब तक राज्य में आने वाले समय में अच्छे सुधार नहीं दिखते हैं तब तक हम 2 महीने तक का जो वेतन है वो नहीं लेंगे। क्यों बढ़ रहा है वित्तीय संकट? बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो खर्च है वो 1,17,000 रुपए पहुंच चुका है। जो कर्ज है लोगों पर, प्रति व्यक्ति कर्ज की बात की जा रही है। यह देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अभी यहाँ पर जो क्राइसिस देखने को मिलती है हमें अरुणाचल प्रदेश में कर्ज वाली चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद अब आ गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली क्यों हो रहा है? देखिए, वेतन 25 रुपए है, पेंशन 17 रुपए देनी है, ब्याज उस पर 11 रुपए है, कर्ज 9 और अनुदान 10 है। तो यहाँ पर बताया गया कि बजट हमारे पास 100 रुपए का है और धीरे धीरे करके वो इस तरीके से जा रहा है। वेतन में जा रहा है जो वहाँ के राज्य कर्मचारी हैं, पेंशन में जा रहा है, ब्याज जो है वो हम देते हैं, साथ ही साथ जो हमारा कर्ज है हमें उसे भी चुकाना पड़ता है और अनुदान भी हम देते हैं। अनुदान यानी कि जो विकास राशियां चलाई जाती है ना लोगों को देने के लिए, जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो आपकी योजनाओं के तहत, ठीक है। तो योजना में पैसा देना होता है। मान लीजिए किसी ने बेरोजगारी भत्ता चलाया या महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना चलाई गई, अब उसके तहत महिलाओं को प्रति महीने आपको 500 रुपए देने या 1000 रुपए देने, तो वो अनुदान के तहत आएगा, वो भी पैसा राज्य सरकार दे रही है। विकास मुफ्त के वादे करने को बचे केवल यहाँ पर 28 रुपए। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। क्या कर्ज बढ़ने की है बड़ी वजह? देखिए, हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। 2022 में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले तक राज्य में टोटल 68,896 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि मार्च 2025 में बढ़कर के 95,000 करोड़ का कर्ज हो गया। तो इस टाइम हिमाचल प्रदेश पर 95,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही साथ जो भी बच्चे मुझे हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं, मुझे इस समय बताएं कि वहां पर क्या स्थिति है। क्या आपको मालूम है कि वहां की जो राज्य सरकारें हैं आखिर किस तरीके से डेवलपमेंट कर रही हैं और ये जो कर्ज है इसके पीछे बढ़ने का कारण क्या है? मार्च 2021 में 62,218 था, इसके बाद 2022 में आप देखो 68 हो गया, फिर 73,000, फिर 2024 में 86,000 एंड अभी मार्च में ये 94,000 के ऊपर है। सालाना बजट की बात की जाए तो कुछ 58,444 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट है। पेंशन में, वेतन में, कर्ज चुकाने में ये 42
1079 करोड़ रुपए तो खर्च ही कर देते हैं। टोटल बजट ही इनका 58 है, खर्च 42 इनका हो जाता है। पेंशन का खर्च यहाँ पर 20,000 करोड़ है हिमाचल प्रदेश के पास, और 28,000 कर्मचारियों का बकाया 1,000 करोड़ रुपए है जो इनको देना है। चलो आगे आ जाते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से यहाँ पर पैसा जाता है। 28,000 कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेजुएटी और दूसरी मदद का 1,000 करोड़ रुपए तो इनको देना ही होता है। किस स्कीम पर सरकार के कितने रुपए खर्च हो रहे हैं अब ये बात कर लेते हैं। 1500 रुपए महीना महिलाओं को देने में सालाना खर्च 800 करोड़ रुपए इनका आ रहा है, क्योंकि 1500 रुपए ये महीना दे रहे हैं महिलाओं को, ऐसा इनका कहना है। ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने लागू करी है तो इसके 1,000 करोड़ रुपए इनको सालाना पे करने पड़ते हैं। 18,000 करोड़ रुपए तो फ्री बिजली और सब्सिडी में खर्च हो जा रहा है सरकार का, और केवल इन 3 योजनाओं में 19,800 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं। अब ये देखिए कि क्या क्या योजनाएं हैं और किसके तहत इन पर पैसा खर्च हो रहा है। जीएसटी कंपनसेशन मिलना यहाँ पर बंद हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एनपीएस में लगभग 9,200 करोड़ रुपए पीएफआरडीए से प्राप्त नहीं हुए हैं। पीएफआरडीए की फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। ये एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है। ये भारत में पेंशन से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करता है, बढ़ावा देने का कार्य करता है और उनको विकसित करने का काम करता है। तो ये वही है पीएफआरडीए जिसकी बात की जा रही है। आगे देख लेते हैं आगे इसमें क्या चीजें। इसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध भी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसको सुन नहीं रही है। जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 के बाद से मिलना बंद हो गया है हिमाचल प्रदेश को। तो देखिए कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति इस टाइम धीरे धीरे खराब होती नजर आ रही है, जिस पर केंद्र सरकार कोई भी कदम नहीं ले रही है। इसमें हर साल लगभग 2500 से 300 करोड़ रुपए की आय हमारी कम हो गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने के कारण हमारा उधार भी लगभग कितना हो गया है, 2,000 करोड़ जो है वो कम कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। 2 महीने की सैलरी से कुछ होगा? वैसे तो देखा जाए तो 2 महीने की सैलरी से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हर महीने 2.5 लाख रुपए सैलरी और भत्ते के रूप में इनको दिए जाते हैं। 2 महीने के हुए सिर्फ 5 लाख रुपए। ठीक है, तो सिर्फ 5 लाख रुपए बचा करके एक मंत्री पर कितने ही मंत्री होंगे जो उसका पैसा बच जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। हिमाचल सरकार में 10 मंत्री हैं, इन्हें भी हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर ये कुछ नहीं दे रहे हैं तो सिर्फ 50 लाख ही तो बचा रहे हैं। 6 संसदीय सचिव हैं जिनके महीने में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 6 संसदीय सचिवों को 2 महीने की सैलरी और भत्ते पर 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री और संसदीय सचिव अगर 2 महीने की सैलरी और भत्ते नहीं लेंगे तो टोटल ये 85 लाख रुपए ही बचा पाएंगे। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार पर मार्च 2025 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर कर्ज है। अन्य राज्यों की स्थिति की बात कही जाए तो राज्य सरकारों पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो आपकी यूपी ही क्यों ना हो। ठीक है, सरकारें सब्सिडी के नाम पर फ्री बीज पर बेतहाशा खर्च कर रही हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये किस लिए है? चुनावी पासा है जो लोगों को फेंका जाता है। लेकिन राज्य सरकारें यहाँ पर स्थिति नहीं देख रही। जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम फ्री कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, और जनता कहती है हमको फ्री दे दो सब कुछ। अगर तुम फ्री दे दोगे तो हम क्या करेंगे? तुम्हें वोट दे देंगे। तो यहाँ पर कुर्सी बचाए रखने के लिए ये सारी चीजें जो है वो की जा रही हैं। राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर कुल खर्च का 11.2% खर्च कर दिया है। ठीक है, जबकि 2021-22 में 12.9% खर्च किया था। 2022 में स्टेट फाइनेंस और रिस्क एनालिसिस नाम की एक आरबीआई ने रिपोर्ट पेश करी थी, और इसके अनुसार कहा था कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त ही दे रही हैं। तो वो सब्सिडी क्या है? एक तरीके से उनका पैसा मुफ्त ही जा रहा है। कौन कितना कर्जदार है? चलो ये देख लेते हैं कि कौन सा स्टेट कितना कर्जदार है, किसके ऊपर कितना कर्जा है। शुरुआत करेंगे तमिलनाडु से। यहाँ पर तमिलनाडु के पास 8.34 लाख करोड़ का कर्ज है। ठीक है, वहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश के पास तो यहाँ पर 7.69 लाख करोड़ का कर्ज है। आ जाता है महाराष्ट्र 7.22 लाख करोड़, पश्चिम बंगाल 6.58 लाख करोड़, कर्नाटक 5.97 लाख करोड़, राजस्थान 5.62 लाख करोड़, आंध्र प्रदेश 4.85 लाख करोड़, गुजरात 4.67 लाख करोड़। बात करते हैं केरल की 4.29, मध्य प्रदेश 4.18 लाख करोड़, तेलंगाना 3.89, पंजाब 3.51। आगे सबके आप लाख करोड़ ऐड कर लेना। हरियाणा 3.36, बिहार 3.19 एंड असम 1.51। तो यहाँ पर इस तरीके की कुछ स्थिति पूरे राज्य में हो रही है, और इसीलिए आपने देखा होगा मैंने थंबनेल में क्या लिखा था, भारत में वित्तीय संकट है, क्योंकि भारत के इतने राज्यों के पास आप देखोगे कि कितना कर्ज है।
लेकिन फिर भी हम सब्सिडी के नाम पर आगे चीजें चला रहे हैं, क्योंकि क्या करना है, हमें भारत की तो नहीं सोचनी, हमें अपने बारे में सोचनी। और ऐसे ही भारत में आपकी जो महंगाई है, रिसेशन है, ये बढ़ता जाएगा और भारत की बहुत बुरी स्थिति आपको आगे देखने को मिल सकती है अगर इन सारी चीजों पर रोक नहीं लगाई गई तो। चलो, सबसे अधिक कर्जदार राज्य की बात करें तो आरबीआई का कहना है कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका कर्ज 2026-27 तक जीएसडीपी का 30% से ज्यादा हो सकता है। इसमें पंजाब की हालत आपको सबसे ज्यादा खराब देखने को मिलेगी। पंजाब सरकार पर जीएसपीडी का 45% से ज्यादा कर्ज हो सकता है। वहीं राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल का कर्ज जीएसपीडी के 35% तक होने की संभावना यहां पर बताई जा रही है। सबसे ज्यादा कर्जदार होगा पंजाब। ठीक है, पंजाब 47%, राजस्थान 39%, केरल 38%, पश्चिम बंगाल 37%, आंध्र प्रदेश 34%। वही बात करें उत्तराखंड की तो 32%, बिहार 31%, हरियाणा भी 31% है, तमिलनाडु 31% है और झारखंड कितना है, 30% है। यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि यूपी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस बात को लेकर के मैं खुश हूं। क्या है फ्रीबीज, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने हलफनामे में बताया था कि अगर प्राकृतिक आपदा या फिर महामारी के समय दवाई, खाना, पैसा मुफ्त में बांट दिए जाएं तो ये फ्रीबीज नहीं है। लेकिन आम आदमी में ऐसा होता है तो उसे फ्रीबीज माना जाएगा। यानी कि अगर ये आप दवाइयाँ, खाना, पैसा अगर आपातकाल के समय दे रहे हो या फिर प्राकृतिक आपदा या महामारी के समय दे रहे हो तो ये आपका फ्रीबीज में काउंट नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल डेज में आप सब्सिडी के तौर पर यहाँ पर मुफ्त राशन, मुफ्त चीजें ये सारी प्रोवाइड करा रहे हो तो ये आपका फ्रीबीज हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार ऐसी योजना है जिसमें क्रेडिट कल्चर कमजोर हो, सब्सिडी की वजह से कीमतें बिगड़े, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट आए और लेबर फोर्स है उनकी भागीदारी कम हो, ये स्थिति आपकी फ्रीबीज हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीबीज कहते हैं। फ्रीबीज क्या है, मुफ्त बिजली देना जो सरकार दे रही है, मुफ्त पानी देना, मुफ्त राशन देना, मुफ्त यातायात कर देना, नगदी राशि, मुफ्त गैस सिलेंडर जो सरकार ने शुरू कर दिया है, यातायात शुरू कर दिया है, मुफ्त राशन मिल ही रहा है, मुफ्त बिजली दे ही रही थी दिल्ली गवर्नमेंट, और मुफ्त पानी भी अब दिया जा रहा है हर घर तक, नल का जल, मुफ्त लैपटॉप, स्मार्टफोन योजनाएं आई थी, याद हो अगर आपको, यूपी में बहुत सारे लोगों को मिला था। ठीक है, और बेरोजगारी भत्ता, ये सभी आपका फ्रीबीज में काउंट होता है। आगे आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपने मंत्रियों से वेतन ना लेने का अनुरोध किया है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकता है भारत। यदि आपके पास कोई योजना है तो भी अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।